ओम शांति। आज हम आपके साथ कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं जो हमारे जीवन का अनुभव है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय ये कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आई है वो काफ़ी गंभीर रूप लेकर के आई है। तो हमको मन में विचार उठा कि कुछ जानकारियाँ, कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे कि मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि जब कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी तो हमें कभी कभी कहा जाता था कि इनको फर्स्ट एड की क्लास करा दीजिए, क्योंकि उन बहनों को हमने देखा कि थर्मामीटर भी देखना तक नहीं आता है। तो हमको ये संकल्प उठा कि कोरोना ऐसी महामारी है जिसमें पता चलते ही आइसोलेट कर देना होता है पेशेंट को, और पेशेंट अगर कमरे में आइसोलेटेड है और उसे अपनी मॉनिटरिंग करना ही नहीं आ रहा है तो वो रिपोर्ट कैसे करेंगे, और अगर कोई दूसरा उनके रूम में जाकर के करे तो उनको भी ये इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है। तो कौन समीप जाए। तो ऐसे ही मन में विचार उठा कि क्यों ना हम कुछ थोड़ी थोड़ी बातें अपने सब भाई बहनों से शेयर करें। तो इन्हीं विचार को ले कर के मैं आपके साथ कुछ बातें आज शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कोरोना महामारी अभी बहुत ही अपने पीक पर है, तो जब भी हम घर से बाहर निकले, यूँ तो घर में रहें तो सेफ रहेंगे, लेकिन आवश्यकता परमाण कभी कभी बाहर निकलना भी पड़ता है, कोई कारण से जाना पड़ता है। तो अगर जाना पड़ता है तो हमें डबल मास्क लगा कर के ही बाहर निकलना है, क्योंकि सिंगल मास्क हमें 40-45% प्रोटेक्शन देता है और जो डबल मास्क है वो हमें 95% प्रोटेक्शन देता है इस बीमारी से। तो उसमें भी हम ये आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि घर का बना हुआ मास्क ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें उतनी प्रोटेक्शन अभी नहीं मिल पा रही है। तो N95 मास्क और साथ में जो सर्जिकल मास्क जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, ऑपरेशन में पहले यूज़ होता था, तो वो वाला मास्क जो है 3 लेयर मास्क उसको बोलते हैं। तो वो मास्क और N95 मास्क, ये दोनों ही मास्क लगा कर के ही आप बाहर निकलें, तभी आप इस बीमारी से प्रोटेक्ट रह सकेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर का जूता चप्पल आप बाहर ही उतारें, बाहर से ही पहन कर के जाएं, और घर का जो मेन द्वार है, गेट है, तो वहाँ पर ही इसको उतारें। तो उस चप्पल जूते को हम घर में पहन करके ना आएं, ना घूमें। अगर हो सके तो सॉक्स भी उतार दें। क्यों? उसका कारण है, मान लो किसी व्यक्ति ने स्पिट किया, थूका, और उसकी थूक में कोरोना के वायरस तो आएंगे ही, और आपने उस पर अपना जूता या चप्पल रखा, आपको पता नहीं चला, हाँ, और आपका पैर उस पर चला गया, जूता चप्पल चला गया, तो वो उस जूते चप्पल के साथ वो वायरस आपके घर में आ जाएगा। तो इसीलिए उस जूते चप्पल को हमेशा बाहर ही रखें और बाहर से बाहर ही पहन करके जाएं, उसको घर के अंदर ना लाएं, ना प्रवेश करें। बाहर से आने के पश्चात
आप मास्क दोनों कानों से पकड़ करके उतारेंगे, हाँ, ना कि बीच में से, क्योंकि बाहर का जो मास्क है उसको जल्दी ही आते ही आप हम लोग तो ऐसा करते हैं कि उसको मग्गे में थोड़ा सरफ डाला और उसमें वो डाल दिया और साफ़ पानी से निकाल कर उसे धूप में सुखा दिया और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मास्क उतारना है और घर में पहनना है तो आप उसके अतिरिक्त दूसरा मास्क पहनेंगे। और घर में भी अगर आवश्यकता ना हो तो सारा दिन भी मास्क ना पहन करके रखें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर हम सारा दिन मास्क पहन करके रखते हैं तो हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती और कभी कभी ब्रेन में पूरी ऑक्सीजन ना जाने से हमारे पास गंभीर रूप से और समस्या आ सकती है। अगर आप रूम में अकेले हैं तो आप बिल्कुल मास्क ना पहने उस समय तो अच्छा है। और घर में कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप मास्क ज़रूर लगा करके रखें, अन्यथा सारा दिन मास्क लगा करके ना रखें, क्योंकि उससे भी ऑक्सीजन कम होने का स्कोप होता है। फिर है, अगर आप बाहर से आते हैं तो आप अपने कपड़े अवश्य बदलें, हाँ, और स्नान भी कर लें। अगर स्नान करना उस समय संभव ना हो पा रहा हो तो कम से कम हाथ मुंह तो आपको अवश्य ही धोना है और कपड़े ज़रूर बदलने हैं। वही कपड़े घर में पहन करके ना रखें और बाहर से आते ही आपको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है। हाथों को भी अगर हो सके तो पूरे बॉडी को ही सैनिटाइज कर लें। उसके बाद आप कपड़े उतार करके और दूसरे फ्रेश कपड़े पहने स्नान करके। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी सामान आता है और या सब्जियां आती हैं तो उसको भी लेने के बाद, हाँ, आप पहले थैला या जो भी हाथ हैं उसको भी सैनिटाइज करें और उसमें से सामान निकाल करके, जैसे सब्जियां हैं तो सब्जियों को आप, हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जो खाने का सोडा होता है, हाँ, सभी को पता होता है, घर में किचन में होता ही है, तो नहीं तो आप एक्स्ट्रा ले कर के रखें। तो कम से कम 1 या 2 चम्मच बड़े पतीले में सोडा डाल करके और उसमें सारी सब्जियां वॉश कर लें और फिर उसके बाद सादे पानी से, फ्रेश पानी से वॉश कर लें और उसके बाद पोंछ करके फिर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई भी चीज़ आती है तो उसको भी सैनिटाइज़ करें और हाथों को भी सैनिटाइज़ करें, उसके पश्चात ही उसको घर में लाएं चीज़ों को। और बाहर से आने के बाद आप एक काम ज़रूर करें कि गार्गल्स ज़रूर कर लें, हाँ, चाहे नींबू पानी के करें, चाहे हल्दी के पानी के करें, चाहे गर्म पानी के करें, तो वो गार्गल्स कर लेना उसी समय बहुत ही हमें प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो भी वायरस अगर कोई अंदर आ भी गया है तो वो गले में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए गार्गल्स करें और एक काम और करना है, स्टीम इन्हेलेशन ले लें, हाँ, घर में एक स्टीमर भी ज़रूर रखें और वो मुंह से सांस खींचें और उससे बहुत अच्छा आपको सूदिंग भी महसूस होगा और इन्फेक्शन से भी हम प्रोटेक्ट रह पाएंगे। तो स्टीम लेना भी बहुत अच्छा है। तो ये तो जानकारी हमने आपको दी कि आप जब बाहर जाते हैं, क्योंकि आप जब भी बाहर निकलते हैं तो ये मान करके चलिए कि सबको कोरोना वर्तमान समय हुआ ही हुआ है, सब कोरोना के पेशेंट हैं ही हैं, तभी आप ये सावधानियां अपने जीवन में बरत सकेंगे। परंतु आपको एक घर में या आपको किसी को भी कभी भी कोरोना के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ये बीमारी आ गई और कहाँ से आ गई, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ एक लक्षण, हाँ, जो हमें अर्ली ही डिटेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि खांसी है, बुखार है, सर में दर्द है या आपको जुकाम हो रहा है, हाँ,
तो कोई भी इसमें सिम्टम आ रहा है तो आप हमेशा की तरह ऐसे नहीं सोचें कि ये तो हमें होता ही रहता है, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, हम घर में कुछ कुछ करेंगे और ठीक हो जाएगा। और इसी इसी धोखे में ही हमारी ये बीमारी बड़ा गंभीर रूप ले लेती है। तो इन सब धोखों से इस समय बचने के लिए आपको जरा सा भी कोई सिम्टम आता है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा सिम्टम आया है, तो आप तुरंत कोरोना का टेस्ट करा लें। जो RT-PCR है, तुरंत वो टेस्ट करा लें, तो उसमें आपको इमीडिएट रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कोरोना नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। और दूसरी बात ये है कि अगर पॉजिटिव आया है और नहीं भी आया है, तो भी अगर किसी को भी घर में ये लक्षण आ गए हैं, तो लक्षण आते ही आप अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लें, या घर के जिस मेंबर को आया है उसको एक अलग कमरे में रख दें। हाँ, उनका कमरा भी कैसा होना चाहिए वो भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी आपको, तो लेकिन उनको अलग कर देना चाहिए। और घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, हाँ, 60 साल से ऊपर हैं, 65 साल से ऊपर हैं, तो उन बुज़ुर्गों को तो पहले से ही आइसोलेट कर देना चाहिए। या कोई शुगर पेशेंट है तो ये बीमारी उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इसीलिए उनको अलग कर देना चाहिए और अपने आप को भी अलग रख लेना चाहिए। और उसके बाद तीसरे दिन आप अपना CT स्कैन करा सकते हैं, तो उसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने % में हो रहे हैं, तो आप CT स्कैन करा के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार से ही वैसे तो CT स्कैन ये जो है आपको खुद को नहीं कराना है, पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हाँ, कोई भी आपके लोकल डॉक्टर होंगे या जान पहचान के होंगे, तो उनसे आप टेलीफोन पर ही कंसल्ट कर लीजिए और वो आपको व्हाट्सएप पर ही लिख करके दे देंगे कि ये ब्लड के टेस्ट हैं या ये वाले टेस्ट आप करा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने डिस्पेंसरी पे या PHC सेंटर पे या डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप ये सारे टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी गंभीर रूप धारण कर लेती है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत ही सीरियस हो जाती है कि हम 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता अगर हम इसी में लगा देते हैं और हम टेस्ट नहीं कराते हैं, तो अंदर ही अंदर ये बीमारी बहुत गंभीर रूप ले लेती है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर थोड़ी सी बीमारी आई है, और अगर मैं ऐसे कहूँगी कि अगर थोड़ी सी आग लगी है तो उसको एक बाल्टी या एक मग्गे पानी से समाप्त कर सकते हैं। और अगर वही बीमारी, वही आग जो है सभी कमरों में घर में लग जाए, तो फिर बाल्टी से काम नहीं चलता है, फिर उसके लिए फायर ब्रिगेड को ही बुलाना पड़ता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास थोड़ी सी बीमारी का लक्षण आया है, तुरंत हम अगर डॉक्टर का कंसल्ट कर लेंगे, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन का भी आज क्योंकि कोरोना महामारी आप सभी को मालूम है बहुत ही पैंडेमिक हो चुकी है, और डॉक्टर्स के पास भी बहुत समय नहीं होता है, फ़ोन भी हो सकता है आपका नहीं उठेगा, तो आप व्हाट्सएप पर ही अपने लक्षण बता करके और उनसे कंसल्टेशन ले लीजिए। हाँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स भी जल्दी आपको देखेंगे नहीं, तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करते रहिए। तो उससे आपको जल्दी से जल्दी लक्षणों का पता चल जाएगा, बीमारी की सिवियरिटी का पता चल जाएगा, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसका इलाज। और इसमें एक खांसी जो है, हाँ, खांसी और बुखार जो है, इसके बड़े अलार्मिंग पॉइंट हैं। अगर खांसी बढ़ रही है और बुखार टूट नहीं रहा है, बुखार तो वैसे आते ही आप पैरासीटामोल या डोलो या सुमो जो भी है कोई गोली ले करके बुखार के लिए तुरंत ले लेनी चाहिए, लेकिन ये इसके अलार्मिंग पॉइंट हैं कि आपकी
बीमारी अंदर ही अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसीलिए ज़रूर है कि टाइम पर हम दवाई ले लें में, हाँ, अन्यथा ये बहुत गंभीर रूप ले लेती है और फेफड़ों को कोरोना का अटैक ही सारा फेफड़ों पर होता है और सांस लेने में मुश्किल होती चली जाती है। इसमें हमें बहुत जल्दी डिसीज़न लेना होता है, हाँ, डिसीज़न मेकिंग करनी होती है ये, क्योंकि इसमें जब ज़्यादा खांसी या बुखार नहीं टूट रहा होता है तो उस समय और दूसरी बात हमारा जो ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता जा रहा है तो हमें बहुत जल्दी निर्णय लेना होता है, क्योंकि इसमें हर दिन और हर घंटा ही बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंस है इस दिन की और एक घंटे की, तो इसीलिए हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। और इसके साथ एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर घर में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आया है और वो आइसोलेट नहीं हुआ है, हाँ, या लेट आइसोलेट हुआ है, तो ये मान लीजिए कि घर के सारे मेंबर ही, हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और ये देखने में भी आ रहा है, हमारे बहुत अनुभव में आए हैं कि घर के 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर, सब के सब कोरोना पॉजिटिव, सब के सब पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि तुरंत आप उन्हें आइसोलेट कर दीजिए, वरना ये गंभीर रूप सभी के अंदर आ जाएगा। तो आइसोलेशन इसमें बहुत 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 ज़रूरी है और घर में आपके पास कुछ एक इक्विपमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, हाँ, जैसे कि थर्मामीटर है, हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर है और आपका बीपी ऑपरेटर्स है, शुगर मशीन है, नेबुलाइज़र है, या आजकल ये स्टीमर है, हाँ, स्टीम लेने के लिए, और अगर हो सके तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कभी कभी रखना पड़ता है। अगर होता है तो बहुत इजी हो जाता है पेशेंट के लिए, तो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमें पेशेंट को आइसोलेट जब करना है तो उस पेशेंट का रूम कैसा होना चाहिए, तो उस पेशेंट का रूम जो है बहुत ही हवादार होना चाहिए, हाँ, जिसमें अच्छी से खिड़कियाँ खुलती हों और फ्रेश एयर आती हो, हाँ। अगर और भी इसमें सुविधा हो सके, अगर अलग से फ्लोर हो या अलग से वो, तो उनको दरवाज़ा भी खुला रहे तो अच्छा है, अन्यथा दरवाज़ा फिर बंद रखना पड़ता है। तो पर खिड़कियाँ हों ताकि ऑक्सीजन फुल वहाँ पर उस रूम में आ सके। कभी कभी क्या सोचते हैं कि इनको अलग रखना है तो एक साइड का कमरा दे दो इनको, और वहाँ पूरी ऑक्सीजन ही नहीं आ रही होती नॉर्मल व्यक्ति के लिए ही, तो पेशेंट को तो ऑक्सीजन लेने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसीलिए एक तो हवादार कमरा हो और दूसरी बात अटैच बाथरूम हो, क्योंकि जो पेशेंट बन चुका है, पेशेंट कोरोना का हो चुका है, तो वही बाथरूम हम सभी यूज़ ना करें, क्योंकि एक से फिर सभी को ही वो इन्फेक्शन लगता ही चला जाता है। तो इसीलिए खिड़कियाँ खुली रखनी है और बाथरूम अटैच पेशेंट का अलग ही होना चाहिए, हो सके तो रूम में ही हो तो बहुत अच्छा है, ताकि वो बाहर ना आए, हाँ, क्योंकि जितना उनको अलग रखेंगे सब लोगों से तो उतना उनके लिए भी अच्छा है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए उनका रूम हवादार हो और बाथरूम अटैच बाथरूम वाला हो। दूसरी बात है कि उनके जो टॉयलेट है, हाँ, टॉयलेट उनका रोज़ क्लीन होना चाहिए, चाहे तो वो जो पेशेंट है, पर्सन है, तो वो खुद ही उसको रोज़ सैनिटाइज़ करे, क्योंकि जहाँ जहाँ वो हाथ लगते हैं, हाँ, जैसे हैंडल है, टूटियाँ हैं, या ये सीट होती है, हाँ, तो उन सीट पर भी हम सैनिटाइज़ करें और उसमें डिटोल का पानी या साबुन का पानी या सैनिटाइज़र कुछ भी हम यूज़ करके उसको
रोज़ का रोज़ क्लीन करना, एटलीस्ट 2 बारी ये क्लींजिंग हो जानी चाहिए। और वैसे तो उस बाथरूम में कोई और जाए ही नहीं, लेकिन सीट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। उस पर पानी, साबुन का पानी या फिर डिटोल का पानी डाल करके ही आए, ताकि वो क्लीन रहे। बाथरूम बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और पेशेंट का जो रूम है वो भी अगर हो सके पेशेंट कर सके तो खुद ही रोज़ का रोज़ सफाई हो जाए। अन्यथा जो भी करें तो वो ग्लव्स और मास्क पहन लें, और अगर गाउन है तो वो भी पहन करके और उतार देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्लव्स से भी कोई इन्फेक्शन कहीं और ना हो। उनके रूम में जो भी सेवा करें तो ग्लव्स उतार करके उसको इमीडिएट डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और जो पेशेंट के कपड़े हैं तो पेशेंट अगर खुद ही धो ले तो बहुत अच्छा है। अन्यथा उनको इतना कहिए कि बाल्टी में सरफ पानी डाल करके और उसमें कपड़े डिप करके रखें। हाँ, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति वॉशिंग मशीन से या वैसे कपड़े उनके धो करके और धूप में ही सुखाएं, और अगर हो सके तो प्रेस भी कर दें। तो उससे क्या है, सारे वायरस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये उनके रूम की सफाई, और डेली उनकी बेडशीट्स बदली जानी चाहिए, टॉवल्स बदले जाने चाहिए, डेली वॉश होना चाहिए। और पेशेंट के अगर हो सके तो 2 या 3 ही जोड़े निकाल करके रखें, ताकि रोज़ वॉश हो जाए और रोज़ वही पेशेंट पहन सके। क्योंकि सारे कपड़ों में भी हमें हाथ नहीं लगाना है, फिर वो भी हमारे सारे कपड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमारी कुछ बातें हैं। उसके बाद साथ साथ अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो उस हिसाब से आपको दवाई कभी भी मिस नहीं करनी है। चाहे वो स्टीम इन्हेलेशन है वो भी मिस नहीं करना है, नेबुलाइज़र है वो भी, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया उसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। और आप अपने डॉक्टर जैसे भी कहें 4 घंटे बाद मॉनिटरिंग करनी है या 2 घंटे बाद मॉनिटरिंग, ये सिवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ जिस तरह से होगी तो वैसे ही डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको 2 घंटे बाद पल्स देखनी है, टेम्परेचर देखना है, या आपको ऑक्सीजन देखनी है। तो जो कुछ भी है वो जैसे वो एडवाइस करें और वैसे ही दवाई, और साथ साथ जो मॉनिटरिंग है इसमें वो बहुत बहुत आवश्यक है। हाँ, तो इसमें हम ज़रा भी लापरवाही ना करें। तो ये हमारी कुछ बातें थी, और इसके साथ साथ हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं कि जैसे मान लो आपको कहा गया कि मॉनिटरिंग करनी है, हाँ, तो टेम्परेचर लेना है, तो आपको थर्मामीटर खुद को ही देखना आना चाहिए। और हो सके तो पेशेंट के साथ पेपर पेन रखा हो या तो फिर मोबाइल पे लिखना आता हो तो उसमें लिख करके वो बताएं कि कितना टेम्परेचर है, कितना ये है। क्योंकि कई बार होता है कि मोबाइल में लिखना नहीं आता लेकिन हमें पेपर पे लिखना आता, पेपर पे लिख के हम फ़ोटो खींच करके भी भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वो कई बार हमने देखा है कि हमको टेम्परेचर ही देखना नहीं आता है। तो मैं आज आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि आपके पास थर्मामीटर, तो ये मेरे पास जो थर्मामीटर है वो एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो इसमें दोनों ही मेजरमेंट हैं, जैसे कि फ़ारेनहीट भी है और सेंटीग्रेड भी है। तो सेंटीग्रेड वाला जो है ऊपर 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कि नॉर्मल जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। और फ़ारेनहीट में 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, जो कि 94 से लेके 108 तक इसमें मार्किंग होती है। तो इसमें एक बीच में आपको पता है ये आगे का जो टिप है इसमें मरकरी होती है, और ये मरकरी से ही टेम्परेचर मापा जाता है। तो ये मरकरी की वाइट लाइन बीच में जा रही होती है,
और जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप थर्मामीटर को साबुन पानी से धो लें और साफ़ कॉटन से या टिश्यू पेपर से इसे पोंछ लें और पोंछ करके देखें कि इसका पहले टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये टेम्परेचर 36 से कम होना चाहिए या 36 तक होना चाहिए। अगर आपका पहले का टेम्परेचर मान लो 38 आया हुआ है और आपने इसको नीचे झटका नहीं है, तो वो 38 में जब आप मुंह में रखेंगे तो उससे कम, मान लो आपको टेम्परेचर नहीं है तो भी आपका 38 से कम वो दिखाएगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको 36 पे रखना बहुत ज़रूरी है और उसको रखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। हमेशा जीभ के नीचे के हिस्से में इसको रखा जाता है और कम से कम 1 मिनट, घड़ी देखकर कम से कम 1 मिनट तक आप इसे जीभ के नीचे रखेंगे, अन्यथा 1.5 मिनट तक भी रख सकते हैं। तो उसके पश्चात आप निकाल करके, हाँ, और कॉटन पहले से ही आप अपने पास रखें तो इसको निकाल करके इसको वाइप कर लीजिए। और वाइप भी कहाँ से करना है, इस साइड से लेकर के और ऐसे करना है, मरकरी की तरफ वाइप करते हुए लेकर के आना है। और उसमें फिर आप अपना टेम्परेचर देख सकते हैं कि 37 से जितना अबव है या 98.4 से जितना ऊपर है, हाँ, 100 है या 99 है या 101 है, 102 है, ये सारी मार्किंग की हुई है। तो वो बीच की लाइन जो आ रही है मरकरी की, पानी जैसी होती है, तो वो जो लाइन है उसको आपको चेक करना होता है। तो उसके आधार से आप लिखेंगे कि अभी टेम्परेचर इतना है, हाँ, इतने पॉइंट पे है या इतना है, तो वो आप नोट करेंगे। तो ये आपको देखना आना बहुत ज़रूरी है और इसकी क्लिनजिंग करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको रखना है तो आप या तो साफ़ करके रखें, नहीं तो ग्लास में एक डिटोल वाटर माना एक गिलास पानी ले लें, उसमें आधा ढक्कन या उससे भी कम जो है वो कुछ ड्रॉप्स डाल दें उसमें डिटोल की, और उसमें ये रख सकते हैं, साबुन पानी में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर फ्रेश साबुन पानी से आप धो करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं पोंछ करके। तो ये थर्मामीटर की बात हुई। और दूसरी बात है कि पल्स ऑक्सीमीटर, वो हमने आपको बताया है कि पल्स ऑक्सीमीटर आपके घर में होना ही चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट है आपके घर में तो तभी आप इस बीमारी की गंभीरता को जान सकेंगे। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है और इसमें आपके नेल पॉलिश नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अगर नेल पॉलिश होगी तो ठीक से ये नहीं नाप पाएगा। तो इसीलिए नेल्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और फर्स्ट फिंगर को इसके अंदर रख दीजिए और आप इसका बटन दबा दीजिए, हाँ। और इसको कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट तक इसको भी रखना है। ऐसे नहीं कि एकदम से आपने लगाया और इसमें जो आया वो आप इसको भी 1 से 2 मिनट के अंदर रखना चाहिए और उसके बाद इसकी एक्यूरेट रीडिंग आती है। तो इसमें जैसे अभी हमारी पल्स आ रही है 80 79, थोड़ी फ्लैक्चुएट करे और 1 मिनट के अंदर ये स्टेबल हो जाएगी। 1-1.5 मिनट में ये स्टेबल हो जाती है। और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है 97 आ रहा है हमारा। तो इस तरह से आप भी अपना ये पल्स और ऑक्सीजन देख करके 1.5 से 2 मिनट के अंदर रख करके और उसके पश्चात ही आप इसको लिखें, हाँ, तभी आप अपने डॉक्टर को बता दें, ठीक है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर हुआ। और इसके साथ साथ स्टीमर, तो आपको स्टीम लेनी है तो वो बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में स्टीम लेंगे। और स्टीम लेते समय भी चादर से पूरे फेस को कवर करें, हाँ, पूरा बैठ करके लें। और जो स्टीमर है उससे कम से कम आधा पौना फुट ऊपर आपका फेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही स्टीमर के साथ आप अपने को बहुत ज़्यादा नज़दीक में भी टच ना करें। थोड़ा सा जहाँ से स्टीम बन रही है उससे थोड़ा ऊपर आपका फेस होना चाहिए।
वैसे स्टीमर में बना ही होता है, और अगर वैसे ले रहे हैं तो भी उसका थोड़ा सा आपका ऊपर होना चाहिए। फिर आता है नेबुलाइज़र, क्योंकि इस बीमारी में नेबुलाइज़र का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसमें जो है नेबुलाइज़र आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। हमारे पास ये इन्फीनेब, हाँ, ये नेबुलाइज़र है, और इसमें ये तार है। ये तार आप प्लग में लगाते हैं, और इसमें ये एक और ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरे एक जैसे होते हैं। तो एक सिरा आपको यहाँ पर लगाना होता है, जो इसका पॉइंट बना है वहाँ पर लगाना है, और दूसरा सिरा आपको जो ऑक्सीजन मास्क है ना, जो ये नेबुलाइज़र का मास्क है, इसमें लगाना है। मैं आपको बताती हूँ। और लगाने के पश्चात इसके लेफ़्ट साइड में एक स्विच होता है, बटन होता है, उसको आपको ऑन करना होता है। तो कैसे करना होता है, तो ये वायर उधर कनेक्ट करके, और इधर आप मास्क के साथ ये कनेक्टर होता है, हाँ, तो इस मास्क को आप इसमें फिट करेंगे। ये मैंने फिट कर दिया है, और इसके नीचे ये ट्यूब यहाँ पे फिट हो जाएगी। इसके नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ ट्यूब फिट हो जाती है। एक हिस्सा ट्यूब का यहाँ पे फिट होगा और एक मशीन में फिट होगा, और उसके पश्चात आपको इसको खोल लेना है। खोल करके, और उसके अंदर जो डॉक्टर को ने आपको दवाई प्रेस्क्राइब की है, तो ये इस तरह की होती है। ये 4 हैं, 5 होती हैं वैसे। तो इसमें से एक आप तोड़ लेंगे और उसका ढक्कन थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा, और दवाई इसमें डाल देंगे, हाँ। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेबुलाइज़र में, जो ये होता है इसके बीच, जिसके आधार से ही ये फॉग सी बनाता है, और उस से नेबुलाइज हम करते हैं। तो उसको डाल करके, और हमको ये इसको इस तरह से फिट कर देना होता है, हाँ। ये फिट हो गया है, और उसके पश्चात आप स्विच ऑन करेंगे, पहले बिजली का, और फिर उसके बाद ये करेंगे। तो और उसके पश्चात जो है, इसको मास्क को जैसा कि ये बना हुआ है उसी तरह से आप इसे यूँ करके और लगा लेंगे अच्छी तरह से। यूँ करके आप अच्छी तरह से नाक के आगे लगा लेंगे, और उसके पश्चात आप के वो भाप बननी शुरू हो जाएगी, और 10 मिनट तक मैं समझती हूँ वो लेना होता है। 8 से 10 मिनट तक वो पूरा हो जाता है और भाप बननी बंद हो जाती है। और जब आप इसे निकालते हैं तो आप इसे क्लीन करके रखेंगे। फिर से इसे खोल करके एक टिश्यू पेपर ले करके इसको पूरा क्लीन करके रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का मॉइस्चर इसमें ना रह जाए। मॉइस्चर रहने से फिर से इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको नीट एंड क्लीन करके रखना होता है। तो ये तो हुए हमारे इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करने होते हैं इसमें। और इसके साथ साथ जब भी आप कुछ भी पेशेंट को देते हैं, मान लो आपके घर में कोई पेशेंट है, तो दरवाजे पे ही उसको एक टेबल रख दीजिए, और जब भी आप उसको कुछ दें तो या तो उनके बर्तन बिल्कुल अलग हों, हाँ, और वो पेशेंट खुद ही वॉश करके वहाँ रख ले और आप उसमें खाना दे दें, ताकि बार बार हम उनके बर्तन भी टच ना करें, हाँ, क्योंकि हम बार बार अगर टच करते हैं तो फिर पेशेंट का इन्फेक्शन हमें भी लगने का चांस हो जाता है। और अदरवाइज़ अगर डिस्पोजेबल में देना है तो वो आपकी चॉइस होती है। तो डाइट में भी मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगी कि इसमें एक तो पानी की मात्रा अच्छी लें, पानी खूब पिएं, और दूसरी बात, इसमें शुगर वाली चीज़ें कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि कोरोना जो है शुगर से बहुत जल्दी अंदर पनपता है, उसको भी खाने को मिलता है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाती है ये बीमारी। तो इसीलिए अगर गेहूँ, चावल, आलू वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो उनका सेवन हम ना करें इन दिनों में तो अच्छा है। जितना हो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और
अगर हम हो सके तो सूप वगैरह ज़्यादा लें। हाँ, घिया का सूप ले सकते हैं, सीताफल का सूप ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी आता है। काली मिर्च वगैरह डाल करके, नमक वगैरह डाल करके, नींबू डाल करके ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा जल्दी वो हो जाता है। हाँ, और ये चीज़ें ना लें तो बहुत अच्छा है। बाकी आप जूसेस ले सकते हैं, जैसे मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, या पाइनएप्पल जूस है। हाँ, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। और आंवला वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो मनोबल है, वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, क्योंकि जिनके संकल्पों में ही थोड़े से नेगेटिविटी आ जाती है, पता नहीं अब तो हमें कोरोना हो गया, पता नहीं अब तो हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं कैसा वो होगा, तो उनका मनोबल गिरने लगता है और बीमारी और ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, हम विशेष आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारे पास अगर बीमारी आई है तो कोई ना कोई सेवा अर्थ आई है, हमेशा ये सोचना चाहिए। और हमें सदा हिम्मत रखनी है। हाँ, हमें तो सबको लीड करना है। हम तो वो आत्माएं हैं जो लीडर हैं। हाँ, स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमें तो लीड करना है। हमें कभी भी बहुत पैनिक नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, एंजाइटी में नहीं आना है। तो हमारा चेहरा ही, भले बीमारी होगी लेकिन हमारा चेहरा बड़ा खुशनुमा, और लोग कहेंगे कि अरे इनको भी बीमारी है लेकिन इनका चेहरा जरा भी उदास नहीं हुआ, जरा भी ये पैनिक नहीं हुए, जरा भी दुखी नहीं हुए। हाँ, तो बीमारी आई है तो मेरी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आई है, मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए आई है, और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को जो ये बीमारी हो रही है उनको सकाश देने के लिए आई है। तो मैं भी अपने इस बॉडी को अर्ली मॉर्निंग सकाश दूं, और सबको भी मैं योग युक्त हो करके उनको भी शक्ति भरूं, उनको भी सकाश दूं, क्योंकि उन बेचारों को ये ज्ञान नहीं है, ये परमात्म ज्ञान नहीं है, उनमें आत्म बल कमज़ोर है, उनमें हिम्मत नहीं है। तो उन्हें हमें हिम्मत देनी है, शक्ति भरनी है, ना कि हमें ही शक्तिहीन हो जाना है। तो इसके लिए हम भिन्न भिन्न स्वमानों का बहुत अच्छे से अभ्यास करें। जैसे मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बीमारी तो आई है चली जाएगी, कोई सदा रहने वाली नहीं है, थोड़ा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई है, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हाँ, ये विघ्न रूप आया है मेरे सामने और ये विघ्न समाप्त हो जाएगा। अभी मैं तो हिम्मत वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बार बार अपने आप को ये एक बार बार एक संकल्प देते रहें कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तन को थोड़ी सी बीमारी, आत्मा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, और आपके एक एक शक्तिशाली विचारों का प्रभाव आपके तन पर पड़ता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर ये प्रैक्टिस आप सुबह सुबह करें और नुमा शाम के समय, तो बहुत ही अच्छा वो उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इसीलिए बाबा से शक्ति लेकर के अपने इस शरीर को भी दें और सबको भी दें। तो ये ऐसा हमारा मानना है कि आप जितना जल्दी से जल्दी इसको अच्छे अच्छे संकल्पों को करेंगे तो उतना ही जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होते जाएंगे। कि मेरे अंदर से बीमारी निकल रही है, कोरोना का वायरस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल हेल्दी अपने आप को महसूस कर रही हूँ, खुशनुमा महसूस कर रही हूँ। तो जितने आप अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती जाएगी। और जैसे ही माना आपका ऑक्सीजन लेवल, ये आप हमेशा चेक करते रहें कि जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आना शुरू हो जाए
तो ये समझ लें कि आपकी बीमारी थोड़ी गंभीर रूप ले रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और ऑक्सीजन घर पे लगानी है या हॉस्पिटलाइज होना है, करना है पेशेंट को, वो आप तुरंत डिसीज़न ले लें ताकि डॉक्टर की सुपरविज़न में फिर उनका ट्रीटमेंट चले। और इसके साथ साथ आपको फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी डेली ज़रूर करनी है। हाँ, चाहे तो थोड़ा सा वॉक भी करें और फ्रेश एयर लें, और उसके साथ प्राणायाम करें फ्रेश एयर में, और अनुलोम विलोम करें। कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज जैसे ऊपर से नीचे ऐसे ले रहे हैं, या यूं करके कुछ एक्सरसाइज, या नीचे झुक करके कुछ थोड़ा सा अगर ये खड़े खड़े ही वॉकिंग, और खड़े खड़े ही जैसे थोड़ी सी दौड़ लगा सकें, चलते हुए नहीं, दौड़ना नहीं है वैसे, लेकिन वहीं खड़े खड़े ही, तो उसका भी बड़ा अच्छा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और हमारे लंग्स जो हैं एक्सपेंड होते हैं, और बहुत अच्छा हमारे अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी उस समय अगर 87, 88 या 90 से कम आनी शुरू हो गई है तो आप अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक बात और भी बता देना चाहूँगी कि आपके जो सोने की पोजीशन है तो वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधे नहीं सोना है। हाँ, आप हो सके तो उल्टे हो करके सोएं, प्रोन पोजीशन में सोएं, या लेफ़्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में सोएं। हाँ, सीधा नहीं सोना है, क्योंकि सीधे सोने से थोड़ा सा देखा गया कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम आती है। लेकिन अगर आप उल्टे होते हैं, उल्टे होकर के लेटते हैं, जिसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, तो उसमें आप पेट के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं, या चेस्ट के नीचे या ठोडी के नीचे एक तकिया लगा करके सीधा या साइड में फेस करके, और आप लंबी लंबी सांस लेंगे तो उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए सीधा बिल्कुल भी ना सोएं, और 2-2 घंटे का आप एक स्लॉट बना लें कि 2 घंटे मुझे इस करवट पे सोना है, और 2 घंटे मुझे इस करवट पे, और 2 घंटे मुझे या 1 घंटा उल्टा होकर के सोना है। तो इस तरह से अगर आप अपना प्लान कर लेंगे तो उसमें भी आपकी ऑक्सीजन कम नहीं होगी। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी वो है। और अगर आपको घर पे ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको घर पे ही ऑक्सीजन लगानी है, तो उसको भी खोलने का तरीका तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। यहाँ अभी हमारे पास तो नहीं है, उसका एक नॉब होता है जो काफ़ी टाइट होता है और वो चाबी से खुलता है। तो चाबी से खोल करके, और जितनी आपको डॉक्टर एडवाइस करे कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, वो आपके सीटी के आधार से या आपकी जनरल कंडीशन के आधार से ही वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि कितना लीटर ऑक्सीजन आपको स्टार्ट करना है। तो आप स्टार्ट 2 से कर सकते हैं। उसमें भी एक कांच का वो होता है जिसमें मेजरमेंट लिखे हुए होते हैं, और उसमें एक रेड कलर का वो होता है रिंग सा, और वो ऊपर जाता है, तो उससे आप जांच कर सकते हैं। और कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर पे कोई भी ऑयली चीज़ या कोई ग्रीस या कोई ऑयल वगैरह ना लगाएं, क्योंकि उसकी अपनी टाइटनेस होती है, तो चाबी से ही खुलेगा और चाबी से ही आपको वो करना है। तो इस तरह से आप अपना वो रखें, तो आपके श्वास की गति कितनी है, पल्स कितनी है, और 24 से श्वास या उससे कम हो तो आप अपने को नॉर्मल समझ सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सांस आती है ना, पहले जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो सांस छोटी छोटी आती है, तो ज़्यादा मात्रा। तो इसी तरह से 24 से कम आने लगे या 24 आने लगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इस तरह से आप अपनी केयर कर सकते हैं। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जो भी वैक्सीनेशन लग रहा है,
18 साल से 44 ईयर्स 44 साल तक की उम्र में आप सभी वैक्सीनेशन भी ज़रूर लगवाएं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें क्योंकि ये भी हमारे लिए प्रोटेक्शन है। तो जब सरकार इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है तो हमें अपना वैक्सीनेशन टाइम पे ज़रूर लगा लेना चाहिए। परंतु कोरोना अगर हो गया अभी और अभी आपको वो कराने के वो नहीं करना है। हाँ, तो कोरोना ठीक होने के बाद ही आपको वैक्सीनेशन, या आपको नहीं है कोरोना तो आप नॉर्मल हैं तो आप अभी ही अपना वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तो हम सबको लगवाना ही चाहिए, दोनों ही डोज़ लगवानी चाहिए। और जो डोज़ पहली लगी है, हाँ, तो वही ही डोज़ दूसरी भी लगनी चाहिए। कोवैक्सीन है या कोविड जो भी दूसरी है, तो वो जैसा आपको पहला लगा है वैसा ही आपको दूसरा भी लगवाना चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही सेफ्टी का साधन है। तो मैं कुछ यही बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो जो भी रोज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है, घर में भी पूरा लाइज़ोल से या हाइपो से हमारा फ्लोर क्लींजिंग होनी चाहिए, और बहुत क्लींजिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। हाँ, और पेशेंट की केयर तो करनी है, लेकिन पेशेंट का इन्फेक्शन हमें ना हो जाए इस बात की हमें बहुत बहुत अलर्टनेस रखनी है, बहुत बहुत ध्यान रखना है कि उनका इन्फेक्शन हमें बुज़ुर्गों को या बच्चों को ना हो जाए। तो अगर हो जाए तो उनके भी फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी भी इमीडिएट दवाई शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आशा है आप सभी को ठीक लगी होगी ये जानकारी। तो आप सभी इन जानकारी को जीवन में लाएं और हम सभी मिल करके इस कोरोना को भारत से ही नहीं विश्व से ही दूर भगा दें। तो अपनी शुभ भावनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा को याद करते रहें, सबको सकाश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। सुनो एक बात, चलो ठीक।